ठीक हो गया। अच्छा बेटा, इम्पोर्टेंस ऑफ वाटर में हमने इसकी तीन प्रॉपर्टीज को डिस्कस कर लिया था, जिसमें हमने सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज की बात की, फिर स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी की बात की, और हीट ऑफ वेपराइजेशन की बात की। और उन तीनों में जैसे जैसे बेटा हमने उन तीन प्रॉपर्टीज को पढ़ा, तो वो तीनों हमें यही बताती हैं कि वाटर जो है ये एक बड़ा यूनिक किस्म का कंपाउंड है, और इसकी यही यूनिकनेस जो है ये इसको मीडियम ऑफ लाइफ बना रही है, लिविंग ऑर्गेनिजम्स की बॉडी और सेल्स का अबंडेंट कंपाउंड बना रही है। नेक्स्ट आज बेटा जो हम अगली प्रॉपर्टी पढ़ेंगे दैट इज आयनाइजेशन ऑफ वाटर। तो यहाँ पे बेटा वो बात करता है कि जो वाटर है, ठीक है, ये अपने आइंस में डिसोशिएट हो जाता है, यानी कि ये अपने हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सल आयन जो है बेटा ये उनमें आयनाइज हो जाता है, जो कि एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि ये फॉरवर्ड वे में भी जा सकता है और बैकवर्ड भी ये जा सकता है। और वाटर की जो बेटा आयनाइजेशन है ये डायनामिक इक्विलिब्रियम पे रहेगी, यानी कि ये जिस भी मीडियम के अंदर बेटा वाटर मौजूद होगा वहां पे वाटर का पूरा मॉलिक्यूल भी पाया जाएगा, हाइड्रोक्सिल आयंस भी पाए जाएंगे और हाइड्रोजन आयंस भी पाए जाएंगे, यानी कि डायनामिक इक्विलिब्रियम पे वाटर अपने आयंस में टूटता रहता है और आयंस जो है वो वाटर बनाते रहते हैं। तो अगर हम बात करें रूम टेम्परेचर की, यानी कि 25 डिग्री सेंटीग्रेड पे, तो वाटर के 1 लीटर के अंदर बेटा जो हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन की कंसेंट्रेशन है दैट इज ऑलमोस्ट 10 की रेस पावर -7 मोल्स। अभी ये आयनाइजेशन, इसको बेटा हमने देख तो लिया कि रूम टेम्परेचर के ऊपर जो वाटर है वो अपने आयंस में डिसोशिएट होता है, और कभी आयंस जो हैं वो मिलकर वाटर का कंप्लीट मॉलिक्यूल बनाते हैं। लेकिन इस आयनाइजेशन का हमें फायदा क्या है? ये आयनाइजेशन सेल्स के लिए या बॉडी के लिए यूजफुल कैसे साबित होगी? तो होता यह है कि बेटा ये जो हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सिल आयन है ना, ये बहुत सारे रिएक्शंस में हेल्प करते हैं। कैसे? ये जो हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सिल आयन है ये बेटा बहुत सारे रिएक्शंस में हेल्प आउट करेंगे। कैसे? जिस मीडियम के अंदर बेटा रिएक्शन में होना है ये उस मीडियम की जो पीएच है उसको मेंटेन करते हैं, यानी कि उसको बरकरार रखते हैं। ठीक है, यानी कि हाइड्रोजन आयंस बेटा अगर ज्यादा होंगे तो उसकी पीएच कम होगी, एसिडिक मीडियम होगा। हाइड्रोक्सिल आयन अगर ज्यादा होंगे उसकी पीएच ज्यादा होगी, अल्कलाइन मीडियम होगा। तो लिहाजा वाटर अपने आयंस के अंदर डिसोशिएट होकर टूटकर क्या करता है कि मखसूस मीडियम जो है उसकी पीएच को मेंटेन करता है, ताकि उस मीडियम के अंदर होने वाले बेटा जो रिएक्शंस हैं उनको पीएच की चेंजेस का सामना ना करना पड़े। क्यों? क्योंकि अगर बेटा उन रिएक्शंस को पीएच की चेंजेस का सामना करना पड़ेगा तो उनको कैटालाइज करने वाले जो इंजाइम्स हैं, ठीक है, उनके डी नेचर होने का, ठीक है, उनके डिस्टर्ब होने का खतरा लाहक हो सकता है। तो उन इंजाइम्स के मेल फंक्शन होने से बचाने के लिए वाटर जो है बेटा ये उस मीडियम की जो पीएच है उसको डिटेरियोरेट, उसको चेंज नहीं होने देगा, उसको एक नॉर्मल वे में मेंटेन रखेगा। और समटाइम्स बेटा ये रिएक्शंस में हेल्प ऐसे भी करता है कि वाटर के हाइड्रोजन आयंस या जो हाइड्रोक्सिल आयंस हैं वो रिएक्शन के अंदर पार्टिसिपेट भी कर लेते हैं, यानी कि प्रोडक्ट्स की फॉर्मेशन में भी हेल्प आउट करेंगे। तो फोर्थ प्रॉपर्टी बेटा हमने इंपॉर्टेंस ऑफ वाटर में पढ़ी, आयनाइजेशन ऑफ वाटर। यहाँ पे मैंने आप लोगों को बेटा क्या बताया कि वाटर जो है, ठीक है, ये अपने आयंस में डिसोशिएट हो जाता है, और वाटर का अपने आयंस में डिसोशिएट होना
ये एक रिवर्सिबल रिएक्शन है, यानी कि ये अपने आयंस में टूटता भी रहेगा और आयंस जो है ये दोबारा से वाटर का कंप्लीट मॉलिक्यूल भी बना सकते हैं। ठीक है, और इस डिसोसिएशन का फायदा हमें क्या है कि इन हाइड्रोजन आयंस और हाइड्रोक्सिल आयंस की वजह से बॉडी के अंदर बेटा जो डिफरेंट सेल्स हैं उनका इंट्रासेलुलर इन्वायरमेंट या जो एक्स्ट्रा सेलुलर फ्लूइड है उसकी पीएच जो है वो मेंटेन रहती है, पीएच में डिटेरियोरेशन नहीं आती, जिसकी वजह से क्या होगा कि मुख्तलिफ जो रिएक्शंस होंगे उनको बेटा हार्मफुल इफेक्ट्स का सामना नहीं करना पड़ेगा। दूसरा पॉइंट बेटा मैंने यहाँ पे बताया कि वाटर के ये जो आयंस हैं हाइड्रोजन आयन और हाइड्रोक्सिल आयन समटाइम्स ये प्रोडक्ट की फॉर्मेशन में भी हिस्सा लेते हैं, यानी कि ये किसी इंटरमीडिएट के अंदर ऐड होके वहां पे ये प्रोडक्ट बनाने में भी हेल्प आउट करेंगे। इसके बाद बेटा हमारे पास लास्ट प्रॉपर्टी है वाटर की, डेट इज प्रोटेक्शन। जो बेटा वाटर है कहते हैं कि ये लिविंग ऑर्गेनिजम्स को हिफाजत भी फराहम करता है। कैसे? पहली चीज तो बेटा वो कहता है कि वाटर जो है ना ये एक अफेक्टिव किस्म का यानी कि बड़ा मुतासर कुन लुब्रिकेंट है। लुब्रिकेंट बेटा हम उस चीज को कहते हैं जो दूसरों को गीला रखती है, उनको फ्रिक्शन के जरिए डैमेज नहीं होने देती। ठीक है, उनको फ्रिक्शन के जरिए यानी कि रगड़ की जो कुव्वत है उससे डैमेज नहीं अगर कोई चीज किसी दूसरी चीज को होने देगी तो उसको हम लुब्रिकेंट कहेंगे। तो वाटर बेटा हमारे पास क्या है, अफेक्टिव लुब्रिकेंट। कैसे? कि ये प्रिवेंट करता है, बचाता है किससे? फ्रिक्शनल डैमेज से, यानी कि रगड़ की जो कुव्वत है उससे होने वाले जो नुकसानात हैं उनसे ये हमें सेव करता है। कैसे? यहाँ पे वो एग्जांपल देता है कि फॉर एग्जांपल हमारी आंखों के अंदर जो आंसू आते हैं, ठीक है, वो हमारी आंखों को फ्रिक्शनल डैमेज से बचाते हैं। मतलब कैसे? कि अगर बेटा हमारी आंख में रेत का कोई जर्रा पड़ जाए तो जब वो रेत का जर्रा हमारी कॉर्निया के साथ उसकी फ्रिक्शन होगी, वो रगड़ खाएगा हमारी आंख की लेयर के आउटर लेयर के साथ, तो उसको डैमेज कर सकता है। तो उस दौरान क्या होगा कि हमारी जो लैक्रिमल डक्ट्स हैं आंखों की वो टीयर्स प्रोड्यूस करेंगी। तो जब वो टीयर्स क्या करेंगे कि आंख की जो आउटर लेयर है उसको उस रेत के जर्रे के फ्रिक्शनल डैमेज से सेफ रखेंगी। इसी तरह बेटा दूसरी एग्जांपल वो देता है कि हमारे जो ज्वाइंट्स हैं, जो जोड़ हैं, उन जोड़ों के अंदर जो साइनोवियल फ्लूइड है वो हड्डियां, यानी कि लेट्स सपोज बेटा ये एक हड्डी है, ठीक है, ये दूसरी हड्डी है, ठीक है, तो जब इन हड्डियों ने, ठीक है, मूव करना है इस ज्वाइंट के ऊपर, तो अगर यहाँ पे कोई लिक्विड ना हो, अगर यहाँ पे बेटा कोई लिक्विड ना हो तो फिर नतीजा क्या होगा कि जब ये हड्डियां मूव करेंगी तो ये एक दूसरे के साथ रगड़ खाएंगी, और रगड़ का इफेक्ट क्या होगा कि इनके डैमेज होने का खतरा हो सकता है। तो इसलिए बेटा अल्लाह ताला की कुदरत है जी कि यहाँ पे हमारे जो ज्वाइंट्स हैं इनके अंदर बेटा क्या होता है, साइनोवियल फ्लूइड जो कि वाटर का बना हुआ है, ठीक है, और उसके अंदर दूसरे पार्टिकल्स भी होंगे, दूसरे मॉलिक्यूल्स भी होंगे, लेकिन मेनली जो वाटर बेटा उस साइनोवियल फ्लूइड के अंदर है वो इन हड्डियों को एक दूसरे की फ्रिक्शनल डैमेज से बचाएगा, इनकी रगड़ की कुव्वत से होने वाले नुकसानात से बचाएगा। ठीक है, तीसरा बेटा वो एग्जांपल देता है कि हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनके गिर्द वाटर जो है ये फ्लूइड के कुशन बना के रहता है। मसलन अगर बेटा हम हार्ट की बात करें तो हार्ट की जो पेरिकार्डियम है इसके अंदर एक बेटा फ्लूइड होता है पेरिकार्डियल फ्लूइड, पेरिकार्डियल फ्लूइड। ये पेरिकार्डियल फ्लूइड क्या करता है, ये हार्ट को बेटा किसी मैकेनिकल डैमेज से प्रिवेंट करेगा, ठीक है, हार्ट के ऊपर प्रेशर नहीं लगने देगा। इसी तरह हमारा जो ब्रेन है और हमारा जो स्पाइनल कार्ड है, ठीक है, इनको भी बेटा एक फ्लूइड सेव कर रहा है, उनको मैकेनिकल डैमेज से बचा रहा है, दैट इज नोन एज सेरिब्रो
स्पाइनल फ्लूइड या CSF। तो ये देखें बेटा वाटर कितनी तरह से हम लिविंग ऑर्गेनिजम्स को प्रोटेक्शन प्रोवाइड कर रहा है। उसने क्या बताया जी कि पहली चीज ये इफेक्टिव लुब्रिकेंट के तौर पर काम करके हमारे डिफरेंट ऑर्गन्स वगैरह को फ्रिक्शन के डैमेजेस से या हार्मफुल इफेक्ट्स से बचाएगा। इसकी वो एग्जांपल कैसे देता है कि जैसा कि जो आंसू आंसू किसके बने हैं, पानी के बने हैं ना। ये आंसू बेटा क्या करते हैं, हमारी आईज को फ्रिक्शनल डैमेज से प्रोटेक्ट करते हैं। कैसे, यहाँ पे मैंने एग्जांपल दी कि बेटा आप फर्ज करें आप जा रहे हैं रास्ते में, आंख के अंदर रेत के कुछ जर्रात गिर जाते हैं, तो वो जर्रात क्या करेंगे, इरिटेशन काज करेंगे। वो हमारी आंख की जो आउटर लेयर है उसके साथ वो रगड़ खाएंगे और रगड़ खा के उसको डैमेज करेंगे। लेकिन उसी दौरान क्या होगा कि हमारी आंखों की जो लैक्रिमल डक्ट्स हैं वो टीयर्स प्रोड्यूस करेंगी, आंसू पैदा करेंगी, और वो आंसू क्या करेंगे, वो रेत के जर्रात को अपने अंदर डिबो लेंगे, जिसकी वजह से वो रेत के जर्रात बेटा हमारी आंख की जो आउटर लेयर है उसके साथ रगड़ नहीं खाएंगे, और हमारी आंख की जो लेयर है वो फ्रिक्शन के डैमेज से सेफ रहेगी। दूसरी चीज बेटा मैंने बताई कि हमारे ज्वाइंट्स, जो ज्वाइंट बेटा कहते हैं ऐसा पॉइंट जहां पे दो हड्डियां या दो से ज्यादा हड्डियां आपस में जुड़ रही हों, तो उस पॉइंट को हम ज्वाइंट कहते हैं। तो ज्वाइंट्स पे बेटा अगर फ्लूइड कोई ना होता तो जब हड्डियां एक मूव करती तो हड्डियां एक दूसरे के साथ रगड़ खाती और वो डैमेज हो जाती। तो नेचर ने क्या किया जी, उन ज्वाइंट्स के अंदर साइनोवियल फ्लूइड रख दिया ताकि जब कभी हड्डियां मूव करें तो वो साइनोवियल फ्लूइड जो है वो हड्डियों को एक दूसरे की रगड़ की कुव्वत से बचाए, उनको डैमेज ना होने दे। तीसरी एग्जांपल बेटा मैंने दी कि हमारी बॉडी के जो डिफरेंट ऑर्गन्स हैं उनके गिर्द वाटर जो है वो फ्लूइड के कुशन बना के रह रहा है, और वो कुशन क्या कर रहे हैं, वो हमारे ऑर्गन्स को किसी मैकेनिकल स्ट्रेस वगैरह से, किसी पावरफुल फोर्स से बेटा डैमेज नहीं होने दे रहे, उनको सेफ रख रहे हैं। इसके अलावा भी बेटा वाटर की डिफरेंट और भी प्रॉपर्टीज हैं जो इसको इतनी अहमियत का हामिल बनाती हैं, लेकिन हमारी बुक में एज सच ये 5 प्रॉपर्टीज थी कि वाटर की यूनिक सॉल्वेंट प्रॉपर्टीज, वाटर की स्पेसिफिक हीट कैपेसिटी, वाटर की हीट ऑफ वेपराइजेशन, वाटर की प्रोटेक्टिव प्रॉपर्टीज, ठीक है, फिर वाटर की जो हमारे पास लास्ट हमने प्रॉपर्टीज पढ़ी, ये सारी मिलकर बेटा हमारे जो वाटर को क्या बना रही है जी, इतना इंपॉर्टेंस का हामिल बना रही है जी। नेक्स्ट बेटा हमारा जो टॉपिक है डेट इज कार्बोहाइड्रेट्स। हमारे स्मार्ट सिलेबस में बेटा कार्बोहाइड्रेट्स की जो कंटेंट्स हैं वो इतने ज़्यादा तो नहीं हैं, जस्ट इसका बेसिक इंट्रोडक्शन आपके सिलेबस में इंक्लूड किया गया है, ठीक है। बाकी इसकी जो डिफरेंट कैटेगरीज हैं, मोनोसेक्राइड्स, पॉलीसेक्राइड्स, डाइसेक्राइड्स, ओलिगोसेक्राइड्स वगैरह, उनको स्मार्ट सिलेबस से बेटा एक्सक्लूड कर दिया गया है। तो यहाँ पे फिर हम जितना हमारे सिलेबस में है बेसिक इंट्रोडक्शन उसी की हम बात करेंगे। तो बेटा अगर कार्बोहाइड्रेट्स वर्ड पे अगर हम गौर करें तो ये वर्ड बेटा दो अल्फाज पर, दो सब वर्ड्स पर मुश्तमिल है, एक कार्बो और एक हाइड्रेट्स। कार्बो मीन कार्बन, कार्बो मीन कार्बन, और हाइड्रेट वर्ड बेटा निकला है हाइड्रेटेड से, ठीक है। हाइड्रेटेड का मतलब होता है कोई ऐसी चीज जिसमें वाटर ऐड किया गया हो, H2 एडेड। यानी कि सिंपल अल्फाज में बेटा हम कार्बोहाइड्रेट्स को हाइड्रेटेड कार्बन्स भी कह सकते हैं। यानी कि ये ऐसे मॉलिक्यूल्स हैं जिनके कार्बन्स के साथ वाटर जो है वो अटैच्ड है, या वाटर जिनके कार्बन्स में ऐड किया गया है। कार्बोहाइड्रेट्स बेटा वर्ड का जो लफ्जी मतलब है, जो लफ्जी मीनिंग है वो क्या बनता है जी, हाइड्रेटेड कार्बन्स। हाइड्रेटेड कार्बन से मुराद क्या है कि ये ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स हैं कि जिनके
स्ट्रक्चर के अंदर जो कार्बन के एटम्स हैं, उन कार्बन एटम्स के साथ वाटर जो है वो एडेड है, यानी कि वाटर उनके साथ अटैच्ड है। तो कहते हैं जी अगर बेटा हम कार्बोहाइड्रेट्स की बात करें तो तमाम ऑर्गेनिजम्स के अंदर ये बड़े अबंडेंट कंपाउंड्स हैं, बड़े अबंडेंट बायोमॉलिक्यूल्स हैं, यानी कि कसरत से पाए जाते हैं और तकरीबन सेल के तमाम पार्ट्स में। और यहाँ पे बेटा वो एग्जांपल देता है, जैसे इनकी एग्जांपल देता है कि जैसा कि वुड यानी कि लकड़ी, कॉटन, कपास, पेपर जो हो गया, उसके अंदर जो सेलुलोज होती है दैट इज अ कार्बोहाइड्रेट। इसी तरह हमारी जो सीरियल्स यानी कि जो अनाज के फसल हैं बेटा, गंदम हो गई, चावल, जौ, मकई वगैरह, उनके अंदर जो स्टार्च है, या जो पोटैटो के ट्यूबर्स हैं उनके अंदर जो स्टार्च है दैट इज आल्सो कार्बोहाइड्रेट। इसी तरह केन शुगर, ठीक है, जो गन्ने के रस से बेटा हम शुगर हासिल करते हैं जिसको हम बेसिकली सुक्रोज कहते हैं, दैट इज आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। इसी तरह बेटा हमारी जो मिल्क शुगर बेटा कहा जाता है लैक्टोज को, ठीक है, तो लैक्टोज इज आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। इसी तरह बेटा हमारे पास जो बार्ले शुगर है, ठीक है, बार्ले शुगर जिसको हम माल्टोज कहते हैं, दैट इज आल्सो अ कार्बोहाइड्रेट। तो ये सारी चीजें बेटा क्या बता रही हैं कि वुड के अंदर भी कार्बोहाइड्रेट्स पाए जाते हैं, कॉटन के अंदर भी, पेपर्स के अंदर भी, फलों के अंदर, ठीक है, उसके बाद शुगर के अंदर, दूध के अंदर। तो ये सारी चीजें बेटा बता रही हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर वेरी अबंडेंट इन देयर कंपोजिशन। इसके अलावा बेटा वो कहता है कि ये जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं ये स्ट्रक्चरल रोल प्ले करते हैं। यहाँ पे स्ट्रक्चरल रोल से मुराद क्या है कि ये हमारे जो सेल्स हैं उनके डिफरेंट स्ट्रक्चर्स बना रहे हैं। मसलन सेल वॉल के अंदर बेटा जो सेलुलोज था, फिर जो हेमी सेलुलोज था, फिर जो काइटन थी, ये जो पेक्टिन थी, ये सारे बेटा क्या हैं, दीज ऑल आर कार्बोहाइड्रेट्स, ठीक है, दीज ऑल आर कार्बोहाइड्रेट्स। इसी तरह फिर बेटा इनके कुछ फंक्शनल रोल्स भी हैं, यानी कि दे परफॉर्म इंपॉर्टेंट फंक्शन, जैसा कि दे आर सोर्स ऑफ एनर्जी। मसलन बेटा आपने चैप्टर नंबर 11 में पढ़ा था कि हम जो एटीपी हासिल करते हैं वो एटीपी कैसे हासिल करते हैं कि पहले ग्लूकोज जो है वो टूटेगा, यानी कि ग्लाइकोलिसिस होगा, फिर ग्लाइकोलिसिस के अंदर जो पायरूवेट बने थे वो क्रेब साइकिल में जाएंगे, ठीक है, फिर क्रेब साइकिल के अंदर उनसे हाई एनर्जी कंपाउंड्स बनाए जाएंगे। वो हाई एनर्जी कंपाउंड्स अपने हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स को और प्रोटॉन्स को इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन को दे देंगे, और इलेक्ट्रॉन ट्रांसपोर्ट चेन उन हाई एनर्जी इलेक्ट्रॉन्स की एनर्जी को यूज करते हुए एटीपी बनाएगी। तो ये क्या बेटा, ग्लूकोज क्या था, ग्लूकोज वाज अ कार्बोहाइड्रेट। तो यानी कि हम ये कह सकते हैं कि दे आर अ रिच सोर्स ऑफ एनर्जी, यानी कि कार्बोहाइड्रेट्स को यूज करके हम उनको तोड़कर बेटा एनर्जी हासिल करते हैं, और उस एनर्जी को हम अपनी बॉडी की डिफरेंट एक्टिविटीज जैसा कि लिखने के लिए, पढ़ने के लिए, दौड़ने के लिए, चलने के लिए, खाना बनाने के लिए वो एनर्जी यूज करेंगे। तो यहाँ पे बेटा उसने वही बात बताई है कि जो कार्बोहाइड्रेट्स हैं इनका लफ्जी मतलब क्या है जी, हाइड्रेटेड कार्बन। तो ये देखिए अगर आप इनका स्ट्रक्चर देखें ना, तो इनके स्ट्रक्चर में बेटा ये जो कार्बन हैं, हर कार्बन के साथ आप देखेंगे एक वाटर मॉलिक्यूल अटैच है। कैसे कि ये अगर एक कार्बन है तो इसके एक तरफ हाइड्रोक्सिल ग्रुप और एक तरफ हाइड्रोजन, हाइड्रोक्सिल प्लस हाइड्रोजन क्या बनता है जी, वाटर। इसी तरह दूसरे कार्बन के साथ भी वाटर, तीसरे कार्बन के साथ भी, चौथे के साथ भी, पांचवें के साथ भी। तो इसी वजह से यानी कि कार्बन्स के साथ वाटर मॉलिक्यूल्स अटैच होने की वजह से हम इनको बेटा हाइड्रेटेड कार्बन्स कहते हैं। तो कहते हैं कि अगर बेटा इनकी बात की जाए तो इनमें कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन जो है ये मेन कॉन्स्टिट्यूएंट हैं इनके। और इनमें बेटा हाइड्रोजन और ऑक्सीजन की जो रेशियो है
वो उतनी ही होगी जितनी के वाटर में होगी। यानी कि जिस तरह वाटर में हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन से दुगने होते हैं, तो कार्बोहाइड्रेट्स में भी हाइड्रोजन जो है वो ऑक्सीजन की निस्बत दोगुना होंगे, ऑक्सीजन की निस्बत 2 टाइम्स ज्यादा होंगे। नेक्स्ट बेटा वो बात करता है कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला क्या है जी, CxH2O। यहाँ पे एक्स से मुराद बेटा कहते हैं कि वो कोई नंबर हो सकता है जो कि 3 से शुरू होकर सेवरल थाउजेंड्स तक जा सकता है, और जबकि वाई से मुराद भी कोई नंबर ही है जो एक्स की तरह यानी कि x के आइडेंटिकल होगा, यानी कि अगर x 3 होगा तो y भी 3 हो सकता है, या ये कोई डिफरेंट नंबर भी हो सकता है। तो यहाँ पे बेटा पेपर में अक्सर वो कार्बोहाइड्रेट्स का जनरल फार्मूला पूछ लेता है। तो जनरल फार्मूला क्या है जी, CxH2O। x से मुराद क्या है, अ नंबर, ठीक है, एक हिंदसा जो कि 3 यानी कि सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट में, ये बेटा आप याद रख लें कि जो सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है ना उसके अंदर 3 कार्बन है। 3 कार्बन से छोटा कार्बोहाइड्रेट कोई भी नहीं है, ठीक है। सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट जिसको बेटा हम ग्लिसरेल्डिहाइड या डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन कहते हैं, ये बेटा सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट्स हैं। इनसे छोटा कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है, और इन दोनों में बेटा 3-3 कार्बन है, ठीक है। तो यहाँ पे एक्स से मुराद कोई नंबर है जो कि 3 से लेकर 100 ओन कोई भी नंबर हो सकता है, और वाई से मुराद बेटा क्या है, कोई नंबर जो कि एक्स जितना ही होगा या एक्स से मुख्तलिफ भी हो सकता है। तो ये चीज बेटा आप बेशक अपनी नोटबुक पे लिख ले कि जो सबसे छोटा कार्बोहाइड्रेट है उसके अंदर कम अज कम कितने कार्बन है जी, 3 कार्बन है। 3 कार्बन से कम कार्बन वाला कोई भी कार्बोहाइड्रेट नहीं है। और जो सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट हैं उनका नाम बेटा मैंने आपको क्या बताया, ग्लिसरल्डिहाइड और डाईहाइड्रोक्सी एसीटोन। इन दोनों में बेटा 3-3 कार्बन है, लेकिन इन दोनों में एक डिफरेंस है, वो आगे जाके बताता हूँ कि क्या डिफरेंस है। जबकि सबसे छोटे कार्बोहाइड्रेट बेटा यही है। नेक्स्ट यहाँ पे बेटा हम बात करेंगे कि जो कार्बोहाइड्रेट्स को हम बेटा ट्रूली डिफाइन करेंगे, यानी कि बायोलॉजिकली हम कार्बोहाइड्रेट्स को कैसे डिफाइन कर सकते हैं। तो कहता है बेटा कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं, आपने 9th-10th में भी बेटा कहीं पे ये डेफिनेशन पढ़ी होगी कि कार्बोहाइड्रेट्स आर polyhydroxy aldehydes or polyhydroxy ketones carbohydrates are polyhydroxy aldehydes or polyhydroxy ketones। इससे मुराद क्या है कि बेटा ये वो बायोमॉलिक्यूल्स हैं जो या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हो सकते हैं या फिर पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन हो सकते हैं। इससे मुराद क्या है बेटा, ये जो एल्डिहाइड और कीटोन है ना, ये 2 ऑर्गेनिक फंक्शनल ग्रुप हैं। एल्डिहाइड ग्रुप ये है हमारे पास, जिसमें क्या होता है कि बेटा इस तरह से CHO जो है ना, ये एक कार्बन चेन के साथ लिंक्ड होता है, कार्बन चेन के साथ लिंक्ड होता है। तो ये जो CHO है, जिसको अगर हम ओपन करके लिखे तो इस तरह होगा कि C के साथ 2 बॉन्ड ऑक्सीजन के हैं, एक हाइड्रोजन का है और एक R से मुराद बेटा कार्बन चेन है। तो या तो बेटा कार्बोहाइड्रेट के अंदर एक एल्डिहाइड ग्रुप और बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप, पोली का मतलब मैनी, हाइड्रोक्सी हाइड्रोक्सिल, यानी कि ये ऐसे बायोमॉलिक्यूल हो सकते हैं कि जिनमें एक एल्डिहाइड ग्रुप और बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप हो सकते हैं, या फिर इनमें एक कीटोन ग्रुप। कीटोन ग्रुप बेटा क्या है, ये ऐसा ग्रुप है कि जिसमें इस तरह से कार्बन के साथ 2 बॉन्ड ऑक्सीजन ना बनाए होते हैं, और कार्बन के बाकी जो 2 बॉन्ड है ना बेटा, वो दोनों कार्बन चेन के साथ लिंक होते हैं।
इस तरह से, ठीक है। तो यानी कि कीटोन ग्रुप जो है बेटा ये कार्बन चेन के दरमियान में होता है, जबकि एल्डिहाइड ग्रुप जो है ये कार्बन चेन के आखिर पे होता है, ठीक है। तो कार्बोहाइड्रेट्स के बारे में बेटा मैंने क्या बताया कि ये या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड हैं, यानी कि ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स हैं कि जिनमें एक एल्डिहाइड ग्रुप और बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप होंगे, या फिर ऐसे बायोमॉलिक्यूल्स हैं जिनमें एक कीटोन ग्रुप ये वाला और उस कीटोन ग्रुप के साथ जो कार्बन होंगे कार्बन चेन में उनके साथ बहुत सारे हाइड्रोक्सिल ग्रुप अटैच होंगे। या फिर बेटा वो कहता है कि या ये कार्बोहाइड्रेट्स जो हैं ये इस तरह के यानी कि पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन जो हैं वो हाइड्रोलिसिस पे यील्ड करेंगे। इससे मुराद क्या है इस पॉइंट से? इससे मुराद ये है कि बेटा अगर हम कुछ कार्बोहाइड्रेट्स को वाटर की मौजूदगी में, हाइड्रोलिसिस बेटा कहते हैं ब्रेक डाउन ऑफ अ मॉलिक्यूल इन द प्रेजेंस ऑफ H2O, यानी कि वाटर की मौजूदगी में किसी मॉलिक्यूल को तोड़ना, ये प्रोसेस बेटा कहलाता है हाइड्रोलिसिस। क्लियर जी? तो यहाँ पे बेटा वो बात कर रहे हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स जो है ना वो या तो पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है या पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है, या अपने हाइड्रोलिसिस पे यानी कि वाटर की मौजूदगी में टूट कर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन जो है उनको जन्म देते हैं। मसलन यहाँ पे बेटा वो बात करता है कि ये जो है ना ये हमारे पास एक मॉलिक्यूल है, ये वाला कार्बोहाइड्रेट है, इसका नाम है जी सुक्रोज। तो जब इसकी हाइड्रोलिसिस की जाएगी ना यानी कि वाटर को ऐड करके इसको तोड़ा जाएगा, तो ये एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज ये बनाता है, एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज बनाता है। तो ये देखें ग्लूकोज और फ्रुक्टोज दोनों क्या हैं, एक पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, ग्लूकोज पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड है, और फ्रुक्टोज जो है ये पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन है। तो यानी कि जब हमने बेटा सुक्रोज की हाइड्रोलिसिस की तो ये वाटर की मौजूदगी में टूट कर भी क्या बनाएगा, पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड और पॉलीहाइड्रोक्सी कीटोन। तो कार्बोहाइड्रेट की बेटा कंप्लीट डेफिनेशन आप कैसे लिख सकते हैं कि कार्बोहाइड्रेट्स आर polyhydroxy aldehydes are polyhydroxy acetones or such chemicals which yield polyhydroxy aldehyde or ketone on their hydrolysis, कि वो मॉलिक्यूल्स जो अपने हाइड्रोलिसिस पे यानी कि वाटर की मौजूदगी में टूटकर पॉलीहाइड्रोक्सी एल्डिहाइड या फिर कीटोन बनाते हैं। ये बात होगी बेटा कार्बोहाइड्रेट्स की डेफिनेशन की। उसके बाद बेटा वो बात करता है कि कार्बोहाइड्रेट का जो मेन सोर्स है ना यानी कि जहाँ से हम कार्बोहाइड्रेट्स को हासिल करते हैं वो ग्रीन प्लांट्स हैं। यानी कि ग्रीन प्लांट्स के केस में बेटा ये फोटोसिंथेसिस के जरिए बनते हैं, यानी कि जब कार्बन डाइऑक्साइड और वाटर की मौजूदगी में, सनलाइट की मौजूदगी में ग्लूकोज बनेगा, फिर ग्लूकोज से आगे स्टार्च वगैरह एक्सेट्रा बनेंगे। यानी कि इनका मेन सोर्स यानी कि इनका मेन जरिया जिससे बेटा हम इसको हासिल करते हैं वो क्या है हमारे पास जी, ग्रीन प्लांट्स। ठीक है। फिर उसके बाद बेटा कहते हैं कि ये दूसरे सबस्टांसेस की सिंथेसिस में भी हेल्प करते हैं। मसलन जब ये प्रोटीन्स के साथ मिलते हैं तो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाते हैं, जब ये लिपिड्स बन के साथ मिलेंगे तो ग्लाइकोलिपिड्स की फॉर्मेशन में हेल्प आउट करेंगे। ठीक है, जो कि हमारे डिफरेंट किस्म के एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स के बनाने में मदद देते हैं। मतलब अगर बेटा आपको याद हो तो मैंने कहा था कि हमारी प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर ना जो प्रोटीन्स और लिपिड्स हैं ये कार्बोहाइड्रेट्स के साथ जुड़े होते हैं, जिनको हम ग्लाइकोप्रोटीन्स और ग्लाइकोलिपिड्स कहते हैं, जो कलेक्टिवली एनिमल्स के केस में ग्लाइकोकेलिक्स के नाम से जाने जाते हैं, और ये यहाँ पे बेटा आइडेंटिटी टैग्स के तौर पर काम करते हैं। तो यहाँ पे बेटा उसने इस स्लाइड में क्या बताया है कि कार्बोहाइड्रेट्स का जो मेन सोर्स है वो ग्रीन प्लांट्स हैं, यानी कि
बेसिकली ये फोटोसिंथेसिस के जरिए प्लांट्स के अंदर बनते हैं और इन टर्न बाद में बेटा कार्बोहाइड्रेट्स दूसरे सबस्टांसेस की सिंथेसिस भी करवाते हैं। कैसे कि जब ये प्रोटीन्स के साथ मिलेंगे तो ग्लाइकोप्रोटीन्स बनाएंगे, और जब ये लिपिड्स के साथ मिलेंगे तो ये ग्लाइकोलिपिड्स बनाएंगे। ठीक है, और ये ग्लाइकोलिपिड्स और ग्लाइकोप्रोटीन्स हमारे एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स या पार्ट्स ऑफ मेम्ब्रेन को बनाने में अपना रोल प्ले करेंगे। उसके बाद बेटा क्लासिफिकेशन ऑफ कार्बोहाइड्रेट्स, के कार्बोहाइड्रेट्स कितनी तरह के होते हैं। आपकी बुक में बेटा आपके स्मार्ट सिलेबस में इनका जिक्र तो नहीं है, लेकिन फिर भी हम बेसिक्स ओवरव्यू ले लेते हैं। तो बेसिकली बेटा कार्बोहाइड्रेट्स के लिए वर्ड कहता है सेक्राइड्स भी यूज किया जाता है। सेक्राइड्स वर्ड यूनानी जुबान के लफ्ज सेक्रोन से निकला है, जिसका मतलब होता है जी शुगर्स। तो कार्बोहाइड्रेट्स बेटा हमारे पास तीन तरह के हैं, मोनोसेक्राइड्स, अलिगोसेक्राइड्स और पॉलीसेक्राइड्स। मोनोसेक्राइड्स क्या हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें बेटा कार्बन की जो तादाद है ना, कार्बन की जो तादाद है वो 3 से लेके 7 तक हो। 3 से लेके 7 तक कार्बन की तादाद जिनमें होगी उनको हम कहेंगे मोनोसेक्राइड्स। ठीक है, जैसा कि ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, जाइलोज, सीडोहेप्टुलोज एटसेट्रा, ये बेटा सारे हमारे पास क्या है जी, मोनोसेक्राइड्स। तो मोनोसेक्राइड्स बेटा क्या हैं? ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स जिनमें कार्बन की तादाद 3 से 7 के दरमियान हो, उनको हम बेटा कहते हैं मोनोसेक्राइड्स। दूसरी तरफ अलिगोसेक्राइड्स बेटा क्या हैं? कि जब ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स के जिनमें 2 से लेकर 9 तक 2 से लेकर 9 तक मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़े हों, उनको हम बेटा कहते हैं अलिगोसेक्राइड्स। ठीक है, मसलन सुक्रोज जिसमें एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज आपस में जुड़े होते हैं। फिर माल्टोज जिसमें 2 ग्लूकोज आपस में जुड़े होते हैं। फिर लैक्टोज जिसमें हमारे पास एक ग्लूकोज और एक ग्लैक्टोज जुड़े होते हैं। यहाँ पे बेटा मैंने आपको क्या बताया कि मोनोसेक्राइड्स ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स कि जिनमें कार्बन की तादाद 3 से 7 के दरमियान हो, और इसकी एग्जांपल्स मैंने आपको डिफरेंट दी, ग्लूकोज, फ्रुक्टोज, ग्लैक्टोज, मैनोज, जाइलोज, एरिथ्रोज, ग्लिसरैल्डिहाइड एटसेट्रा। और उसके बाद अलिगोसेक्राइड्स के बारे में बेटा मैंने आपको क्या बताया कि ऐसे कार्बोहाइड्रेट्स के जिनमें 2 या 2 से 9 के दरमियान मोनोसेक्राइड यूनिट्स यानी कि 2 ग्लूकोज, 3 ग्लूकोज, 5 ग्लूकोज, 8 ग्लूकोज या 9 ग्लूकोज आपस में जुड़े हों, तो उनको बेटा हम कहते हैं अलिगोसेक्राइड्स। और इनकी मैंने आपको 3 एग्जांपल्स दी। कौन कौन सी? सुक्रोज, माल्टोज और लैक्टोज। सुक्रोज में क्या है कि एक ग्लूकोज और एक फ्रुक्टोज आपस में जुड़े होते हैं। माल्टोज में बेटा क्या है कि 2 ग्लूकोज आपस में जुड़े हैं। लैक्टोज में क्या है कि एक ग्लूकोज और एक ग्लैक्टोज आपस में जुड़े हैं। तो ये देखें कि 2 मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़े हैं, तो ये असल में बेटा क्या है? अलिगोसेक्राइड। फिर पॉलीसेक्राइड बेटा हमारे पास क्या है कि जब मोर देन 9 और इवन हजारों की तादाद में बेटा मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़े होंगे, तो उनके जुड़ने से जो मॉलिक्यूल्स बनेंगे उनको हम बेटा कहते हैं पॉलीसेक्राइड्स। और इसकी एग्जांपल बेटा हमारे पास क्या है? सेलुलोज है, हेमीसेलुलोज है, काइटन है। फिर उसके बाद बेटा हमारे पास पेक्टिन है, ग्लाइकोजन है, स्टार्च है। तो ये सारे बेटा वो कार्बोहाइड्रेट्स हैं कि जिनमें 9 से ज्यादा, हजारों की तादाद में, 500 की तादाद में बेटा मोनोसेक्राइड्स आपस में जुड़े होंगे, और इनके जुड़ने से जो मॉलिक्यूल्स बन रहे हैं उनको हम क्या कह रहे हैं जी? पॉलीसेक्राइड। एक और चीज बेटा यहाँ पे जो आप याद रखेंगे वो ये याद रखेंगे कि जब एक मोनोसेक्राइड
दूसरे मोनोसेक्राइड के साथ जुड़ता है तो इनके दरमियान जो बांड है ना, उस बांड का नाम है बेटा ग्लाइकोसिडिक बांड। ग्लाइकोसिडिक बांड पेपर में, एमडी कैट में या कहीं पे आपको बेटा ग्लाइकोसिडिक बांड के बारे में पूछा जाएगा। तो ग्लाइकोसिडिक बांड क्या है कि दो मोनोसेक्राइड यूनिट्स जब आपस में जुड़ते हैं तो आपस में जुड़कर जो बांड बनाते हैं उस बांड का नाम है जी ग्लाइकोसिडिक बांड।